हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के क्रम में हम लोग दक्षिण भारत की ओर बढ़ चले हैं और दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित कई वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। पिछले वीडियोस में हमने दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित संगम काल के बारे में जाना, जिसमें हमने चोर, चेर, पांड्य इन राज्यों से संबंधित तथ्यों के बारे में जाना। फिर हमने जो है ये पल्लव वंश इसके बारे में जाना। फिर कल वाले वीडियो में हमने जो चालुक्य वंश है, यानी चालुक्य की जो विभिन्न शाखाएं हैं, जिसमें वातापी के चालुक्य, फिर वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य, इन चालुक्यों की यानी तीनों शाखाओं के बारे में हमने पिछले वीडियो में यानी कल वाले वीडियो में हमने पढ़ा था। नियमतः तो ये कल्याणी के चालुक्य, चूँकि इनकी जो उत्पत्ति है राष्ट्रकूटों के पतन के पश्चात होती है, तो राष्ट्रकूट के बाद ही कल्याणी के चालुक्यों को पढ़ना था। किंतु हम लोग चूँकि चालुक्य वंश के यानी वातापी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी में मैंने इस कल्याणी के चालुक्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, जिनसे एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं, तो उसको भी हमने कल वाले वीडियो में ही जाना था। आज जो स्पेशली है हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास के जो महत्वपूर्ण वंश है राष्ट्रकूट वंश, इस राष्ट्रकूट वंश के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, ये जो राष्ट्रकूट वंश है, यह जो है दक्षिण भारत का जो ये क्षेत्र है, यानी विंध्य पर्वत और नर्मदा नदी के नीचे का जो भाग है दक्षिण का भाग, इस दक्षिण के भाग में यह महत्वपूर्ण वंश माना जाता है। यानी राष्ट्रकूट वंश जो है दक्षिण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण वंश माना जाता है। तो आइए हम लोग जो है राष्ट्रकूट वंश के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, इसके विभिन्न तथ्यों को जानने का प्रयास करते हैं जो एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो ये जो राष्ट्रकूट वंश है, इस राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक है यह दंती दुर्ग माने जाते हैं। ये जो राष्ट्रकूट रहते हैं, ये वातापी के चालुक्यों के पतन के पश्चात इस राष्ट्रकूट वंश की स्थापना होती है, इसकी नींव पड़ती है। तो ये जो दंती दुर्ग रहता है, ये वातापी के चालुक्यों के सामंत के रूप में शासन कर रहा होता है। लेकिन जब वातापी के चालुक्य कमज़ोर पड़ते हैं, उनका साम्राज्य डगमगाने लगता है, तो वहाँ क्या होता है, जो यानी इसका जो अंतिम शासक रहता है वातापी के चालुक्य का अंतिम शासक कीर्ति वर्मन द्वितीय, कीर्तिवर्मन द्वितीय जो वातापी के चालुक्य का अंतिम शासक रहता है, उसको हरा करके जो है ये दंती दुर्ग जो है अपने साम्राज्य की स्थापना करता है। यानी कि इस वातापी के चालुक्य के वंश के पतन के पश्चात जो दंती दुर्ग है, यानी उस वंश का पतन करके ये कीर्तिवर्मन जो इस वंश का अंतिम शासक रहता है, इसको अपदस्थ करके जो है अपने नए वंश की स्थापना करता है, राष्ट्रकूट वंश की, जो राष्ट्रकूट वंश के नाम से जाना जाता है। तो ये दंती दुर्ग जो है इस वंश का संस्थापक माना जाता है, जो कि वातापी के चालुक्यों के सामंत रहे होंगे। और ये जो है अपनी राजधानी मान्यखेट को बनाते हैं, यानी कि मान्यखेट इनकी राजधानी रहती है। दोस्तों, ये जो दंती दुर्ग है, इसके पहले भी एक शासक होते हैं जो नन्नराज के नाम से जाने जाते हैं। और ये नन्नराज एक स्वतंत्र शासक नहीं रहता है, बल्कि इस वातापी के चालुक्यों के सामंत के रूप में ही यह शासन करता है। और इस वंश का पहला जो स्वतंत्र शासक वह दंती दुर्ग माना जाता है। इस वजह से है जो इस वंश का संस्थापक के रूप में दंती वर्ग को ही जाना जाता है। और ये जो दंती दुर्ग है कीर्तिवर्मन द्वितीय को अपदस्थ करके, उसे पराजित करके जो है उस वंश का पतन कर देता है, अंत कर देता है, और एक नए वंश जो राष्ट्रकूट वंश के नाम से जाना जाता है उसकी स्थापना करता है, राजधानी मान्यखेट को बनाता है। और इस वंश का जो अगला प्रमुख शासक है, यानी प्रथम प्रमुख जो शासक माना जाता है, यानी दंती दुर्ग के द्वारा तो स्थापना की जाती है इस वंश की, लेकिन इस वंश का जो प्रमुख प्रथम शासक रहता है वह कृष्ण प्रथम माना जाता है। और इस कृष्ण प्रथम का जो शासन काल है 756 से 772 ईस्वी के आसपास माना जाता है।
और ये कृष्ण वर्मन प्रथम बहुत प्रतापी रहता है। जब यह शासक बनता है तो यह क्या करता है, अपने साम्राज्य विस्तार का प्रयास आरंभ कर देता है। यानी इसके आसपास के जो राज्य थे, छोटे मोटे जो आस पड़ोस के क्षेत्र थे, उस पर वह आक्रमण करता है और उसको अपने साम्राज्य में क्षेत्र को, यानी हारे हुए क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला करके अपने साम्राज्य का जो है विस्तार वह करना आरंभ करता है। दंतिदुत्त तो क्या करता है कि जो कीर्तिवर्मन द्वितीय रहता है, जो वातापी का शासक रहता है अंतिम, उसको अपदस्थ करके है जो उसे हटा देता है और अपने नए साम्राज्य यानी नए वंश की स्थापना करता है, राष्ट्रकूट वंश की। किंतु जब यह कृष्ण प्रथम जब शासक बनता है, राजा बनता है, तो यह क्या करता है, जो ये वातापी के जो चालुक्य रहते हैं, इस वंश का पूरी तरह जो है अंत कर देते हैं। यानी इसके शासक को जो है वह मार डालता है, इस वंश का जो है पूर्णतः पतन कर देता है। और इसके द्वारा एक प्रमुख कार्य यह है जिससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इसने जो है एलोरा के एकाश में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। यानी कि ये जो है कृष्ण प्रथम, इसके द्वारा जो है एलोरा के जो कैलाश मंदिर है, जो एकाश में पत्थर पर निर्मित किया गया, यानी एक चट्टान को काट करके इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। यह जो है औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र के क्षेत्र में यह मंदिर का यानी कि इस गुफा मंदिर का निर्माण करवाया गया। क्योंकि महाराष्ट्र का ये क्षेत्र ही इनका जो क्षेत्र रहता है, तो इस वजह से इस गुफा का निर्माण भी जो है महाराष्ट्र के क्षेत्र में ही औरंगाबाद में किया जाता है। तो इनसे इनके जीवन से संबंधित ये एक महत्वपूर्ण इनका कार्य, यानी इनके शासनकाल का एक महत्वपूर्ण कार्य है। एलोरा के एकाश में कैलाश मंदिर का निर्माण इनके द्वारा करवाया जाता है। तो कई बार इससे संबंधित जो प्रश्न है एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि जैसे एलोरा के जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया, या फिर यह किस वंश में इसका जो निर्माण करवाया गया। तो अगर वंश पूछा जाए तो राष्ट्रकूट वंश हो जाएगा, और अगर शासक पूछा जाए तो कृष्ण प्रथम हो जाएगा। यानी कि कृष्ण प्रथम के द्वारा जो है एलोरा के एकाश में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो एग्जाम्स के दृष्टिकोण से ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। अब इसका जो द्वितीय प्रमुख शासक रहता है वह जो है ध्रुव माना जाता है। इसका जो शासन काल है 780 से 93 ईस्वी के पास माना जाता है, और यह मीन्स इस वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। दोस्तों, ये जो ध्रुव है यह इसकी जो गिनती है भारत के महान शासकों में होती है। और ये ध्रुव के पहले जो है इसका बड़ा भाई गोविंद द्वितीय जो है इसका बड़ा भाई रहता है। तो ध्रुव के पहले वह शासक बनता है, राजा बनता है। किंतु यह जो गोविंद है मीन्स जो गोविंद द्वितीय रहता है, यह एक अयोग्य शासक रहता है। वह जो है अपने शासन प्रशासन को ढंग से चला नहीं पाता है, वह ठीक से शासन प्रशासन को संभाल नहीं पाता है, चला नहीं पाता है। तो ये जो है ध्रुव क्या करता है, अपने भाई से संघर्ष करता है, और बहुत लंबे संघर्ष के बाद क्या होता है, ध्रुव जो है अपने भाई जो गोविंद द्वितीय रहते हैं उसको अपदस्थ करके जो है अपने यानी शासन की बागडोर जो है वो अपने हाथ में ले लेता है। और ये ध्रुव जो है यह इस वंश का सबसे प्रतापी शासक इसलिए भी माना जाता है क्योंकि यह जो है यानी पाल एवं प्रतिहार के साथ जो है कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में यह शामिल होता है, भाग लेता है। दोस्तों, ये जो कन्नौज है, यहाँ कन्नौज का क्षेत्र यहाँ स्थित रहता है, और हमने हर्षवर्धन वाले वीडियो में देखा था कि ये जो कन्नौज है यह हर्षवर्धन की राजधानी रहती है। यानी ये क्षेत्र जो है हर्षवर्धन की राजधानी रहती है, और यह क्षेत्र जो है बहुत उपजाऊ और बहुत समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो इस वजह से जो इस क्षेत्र यानी इस क्षेत्र पर कब्जा के लिए जो है बहुत से शासकों ने, बहुत से वंशों ने प्रयास किया था। तो जिसमें कि जो पाल वंश और प्रतिहार वंश के अलावा जो है कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल होने वाला ये जो है ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का सबसे पहला शासक होता है। सिर्फ राष्ट्रकूट ही नहीं बल्कि इस दक्षिण भारत का यह पहला शासक रहता है जो इस यानी कि ये जो नर्मदा नदी की सीमा को पार करने वाला दक्षिण का यह ध्रुव पहला राजा रहता है।
जो इस नर्मदा नदी को पार करके उत्तर की राजनीति में यानी उत्तर भारत की राजनीति में यह भाग लेता है और हस्तक्षेप करता है। इसके पहले हमने देखा था कि जो उत्तर भारत के बहुत ऐसे शासक हुए जिसमें हमने मौर्य वंश, गुप्त वंश देखा, जो पूरे भारत पर लगभग एक छत्र राज्य करते हैं, यानी दक्षिण भारत के पर शासन उत्तर भारत के कई शासकों द्वारा किया जाता है। यानी उत्तर भारत के कई ऐसे शासक हुए जिसने दक्षिण भारत पर शासन किया, यानी दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर शासन किए, लेकिन दक्षिण भारत का यह पहला शासक रहता है जो इस नर्मदा नदी को क्रॉस करके उत्तर भारत की राजनीति में भाग लेता है, हस्तक्षेप करता है और कन्नौज के साथ त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला राष्ट्रकूट वंश का यह पहला शासक रहता है। सिर्फ राष्ट्रकूट ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत का यह पहला शासक रहता है जो कि यहाँ पल्लवों को हराने के बाद, चोलों को हराने के बाद, ये चालुक्यों को हराने के बाद यहाँ जो मालवा का क्षेत्र रहता है वह इस मालवा के शासक को हराने के पश्चात नर्मदा नदी को क्रॉस करके यहाँ तक वो यह पहुँचता है और यहाँ पर कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग ही नहीं लेता है बल्कि गुर्जर प्रतिहार जो है शासक वत्सराज और जो पाल वंश के जो धर्मपाल रहते हैं, यानी कि गुर्जर प्रतिहार के वत्सराज और पाल वंश के जो बंगाल का शासक रहता है धर्मपाल, उसको पराजित करता है और कन्नौज पर शासन स्थापित करता है। तो इस वजह से जो है यह इस वंश का यानी जो ध्रुव है यह राष्ट्रकूट वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। ये ऐसा पहला शासक रहता है जो उत्तर भारत की राजनीति में न सिर्फ भाग लेता है बल्कि उत्तर भारत का जो शासक रहता है वत्सराज जो गुर्जर प्रतिहार का राजा रहता है और जो धर्मपाल जो पाल वंश का राजा रहता है, यानी उत्तर भारत में घुस करके यह जो है उत्तर भारत के दो राजाओं को ठोक पीट करके जो है दक्षिण भारत में वापस ये आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो दक्षिण भारत का कोई ऐसा पहला शासक था जो उत्तर भारत की राजनीति में यानी उत्तर भारत के शासक को ठोक पीट करके निकल जाता है। तो इस वजह से जो है यह जो ध्रुव है इस वंश का सबसे प्रतापी और महान शासक माना जाता है और इसे जो है भारत के महानतम शासकों में इसकी गिनती होती है। तो इसके द्वारा जो है यानी ये ध्रुव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थे। इसका जो अंतिम प्रमुख शासक रहता है यानी इस वंश का जो अंतिम प्रमुख प्रतापी शासक कह सकते हैं वह कृष्ण तृतीय रहते हैं। यानी इस कृष्ण तृतीय के बाद कोई भी योग्य शासक इस वंश में नहीं आता है और इस कृष्ण तृतीय का जो शासनकाल है यह 939 से 965 के आसपास माना जाता है। यानी ये कृष्ण प्रथम का शासनकाल 939 से 965 के आसपास माना जाता है और यह एक अयोग्य शासक ही नहीं रहता है बल्कि यह कला प्रेमी भी रहता है और इसके दरबार में भी कई ऐसे विद्वान, कई ऐसे कला प्रेमी रहते हैं जो इनके दरबार में संरक्षित किए जाते हैं और इनके दरबार में जो उसको संरक्षण मिलता है। तो वैसे ही एक इनके दरबार में कन्नड़ कवि रहते हैं और जिन्होंने शांति पुराण की रचना की, यानी एक कन्नड़ कवि इनके दरबार में ही रहते हैं जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। तो इससे भी बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं कि शांति पुराण के जो रचयिता है वह किनके दरबारी कवि थे या वो किस वंश में वो थे। तो अगर वंश पूछा जाए तो राष्ट्रकूट आएगा और अगर शासक पूछा जाए तो कृष्ण तृतीय उनका नाम आएगा। अब आते हैं इसके अंतिम शासक की ओर। इस वंश का अंतिम शासक कर्क रहता है और यह एक अयोग्य शासक रहता है, यह एक कमजोर शासक रहता है और तैलव द्वितीय जो इसका सामंत रहता है यह तैलव द्वितीय क्या करता है, कर्क को पराजित कर देता है और कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना करता है। अब दोस्तों समझिए, ये वातापी के जो चालुक्य रहते हैं इसके सामंत रहते हैं ये दंती दुर्ग और वातापी के चालुक्यों का अंत करके जो है दंती दुर्ग क्या करता है, राष्ट्रकूट की यानी राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करता है। उसके बाद क्या करता है, राष्ट्रकूट वंश का जो है सामंत रहता है ये तैलव द्वितीय और ये तैलव द्वितीय जब राष्ट्रकूट वंश कमजोर पड़ता है तो ये तैलव द्वितीय क्या करता है, स्वतंत्र राज्य स्थापित करता है और इसके शासक को कर्क को अपदस्थ करके यह कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना करता है। तो
जिन चालुक्यों को अंत करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई थी, उन्हीं चालुक्यों के हाथों जो है इस राष्ट्रकूट वंश की यानी इस वंश का अंत हो जाता है और कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना होती है, इस वंश की नींव पड़ती है। तो ये थे दोस्तों इस वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जो इनके शासक से संबंधित बातें थी, तथ्य थी, जिससे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे हम लोग राष्ट्रकूटों यानी इस वंश के प्रमुख कार्य के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो ये जो है, ये जो राष्ट्रकूट वंश के जो विभिन्न शासक हुए, ये शासक सभी धर्मों को संरक्षण देते थे। यानी इस वंश में जो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, सभी धर्मों को बड़े पैमाने पर संरक्षण मिलता है। तो ये यानी कि इनके दरबार में, इनके राज्य में सभी धर्मों को संरक्षण दिया जाता था, सभी धर्मों को जो है विकास का पर्याप्त अवसर दिया जाता था। इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वह एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाएं मानी जाती है। और इस एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं में जो है सभी धर्म से संबंधित गुफाएं निर्मित की गई, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, सभी धर्मों से संबंधित गुफाओं का निर्माण किया गया। और यह जो है महाराष्ट्र में स्थित है। यानी एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया और यह महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों इनका जो क्षेत्र है महाराष्ट्र का ही ये क्षेत्र रहता है, तो इस वजह से जो है इनका जो ये इस गुफाओं का जो निर्माण है एलिफेंटा और एलोरा की, तो इसका निर्माण भी जो है महाराष्ट्र में ही किया जाता है। इसमें जो है 1 से 12 तक की जो गुफाएं हैं वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। वहीं जो है 13 से 27 तक की जो गुफाएं हैं वह हिंदू धर्म से संबंधित है। वहीं जो है 30 से 34 तक की जो गुफाएं हैं वह जैन धर्म से संबंधित है। यानी कुल जो है 34 गुफाएं हैं जो सभी धर्मों से संबंधित गुफाएं हैं, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म, सभी धर्मों के गुफाएं यहाँ निर्मित की गई है, यानी राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा। और इन गुफाओं की जो जानकारी है, सबसे पहले जो एक फ्रांसीसी व्यक्ति रहते हैं जो थेवियन के नाम से जाने जाते हैं, उसके द्वारा इन गुफाओं को सबसे पहले खोजा गया। यानी सबसे पहले इस थेवियन व्यक्ति जो कि एक फ्रांसीसी नागरिक रहता है, उसके द्वारा इन गुफाओं को सर्वप्रथम खोजा गया। सबसे पहले इसको प्रकाश में इस थेवियन के द्वारा ही लाया गया। तो ये हमने इसकी धर्म से संबंधित बातों को जाना। अब हम जो है इसकी प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि जो राष्ट्रकूट वंश थे, यानी ये जो इनके शासक थे वो किस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते थे, किस प्रकार से अपने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाते थे, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो जहाँ तक इसके शासन प्रशासन की बात है दोस्तों, तो ये जैसे गुप्त और मौर्य साम्राज्य में, वर्धन वंश में हमने देखा, उसी प्रकार से लगभग शासन प्रशासन को यहाँ भी कई भागों में बांट करके चलाने का प्रयास किया जाता था। और शासन प्रशासन का जो सबसे बड़ी जो इकाई थी वह राज्य कहलाती थी। यानी कि यहाँ भी राजतंत्रात्मक शासन थी और जो बड़ा पुत्र होता था, ज्येष्ठ पुत्र होता था, यानी आनुवांशिकता के आधार पर यहाँ शासन प्रशासन को चलाया जाता था। जो ज्येष्ठ पुत्र होता था वह शासक या राजा बनता था, यानी उत्तराधिकारी ज्येष्ठता के आधार पर यहाँ पर भी होता था। और यहाँ सबसे बड़ी जो इकाई है, यानी शासन प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई राज्य मानी जाती है। और इस राज्य को जो है कई राष्ट्रों में बांट करके शासन प्रशासन को चलाने का प्रयास किया जाता था। नहीं, यानी सबसे बड़ी इकाई राज्य होती थी और एक राज्य को कई राष्ट्रों में बांट करके चलाया जाता था। एक राष्ट्र में जो है 4-5 जिले के बराबर, संभाग के बराबर जिले होते थे और इसका जो हेड होता था वह राष्ट्रपति होता था। यानी कि सबसे बड़ी इकाई राज्य होती थी, उसको राज्य को कई राष्ट्रों में बांटा जाता था और एक राष्ट्र में लगभग 4-5 जिले शामिल रहते थे और इसका जो हेड होता था राष्ट्रपति कहलाता था। ये जो राष्ट्र का जो प्रधान होता था राष्ट्रपति, इसके अंदर में जो गांव आते थे, जो नगर आते थे, उनके नागरिकों का भी यह हेड होता था और जो यहाँ जो सेना उसके अंदर में रहती थी वह सेना का भी हेड होता था। यानी नागरिक और सैन्य प्रधान या राष्ट्रपति होता था, जो कि राष्ट्र का प्रधान माना जाता है। और राष्ट्र जो है कई विषयों में बांटा जाता था।
यानी राज्य कई राष्ट्र में बटा होता था, राष्ट्र कई विषय में बटा होता था। और ये राष्ट्र जो कई विषय में बटा रहता था, लगभग इसमें एक विषय में जो है लगभग 200 के आसपास गांव रहता था। इसका जो हेड है यानी विषय का हेड विषयपति कहलाता था। और इस विषयपति को मदद के लिए जो है विषय महतर की नियुक्ति की जाती थी। यानी कि विषय का हेड विषयपति कहलाता था और एक विषय में लगभग 200 के आसपास गांव शामिल रहता था। और विषयपति के मदद के लिए जो है विषय महतर की नियुक्ति की जाती थी। यानी विषय महतर सहायक का एक पद होता था जो विषयपति के मदद के लिए जिसका यानी जिस पद का निर्माण या आयोजन किया गया था। और ये विषय जो है कई भुक्ति में बटा होता था। और ये जो भुक्ति है, इस भुक्ति का जो हेड होता था वो आनुवांशिक रूप से चुना जाता था। यानी ये विषय राष्ट्र का जो हेड होता था इसकी तो नियुक्ति होती थी, किंतु यह जो भुक्ति का जो हेड होता था यह आनुवांशिक रूप में चुना जाता था। यानी पिता का पद जो है उसके पुत्र को दिया जाता था। और इसे जो है वेतन नहीं दिया जाता था, इसे वेतन के रूप में जो है करमुक्त भूमि दी जाती थी। यानी वेतन के रूप में इसे करमुक्त भूमि दी जाती थी। और यह जो है इसका पद जो है आनुवांशिक होता था। और ये जो भुक्ति का जो सबसे छोटी यानी भुक्ति जो है कई ग्राम में बांटा जाता था। यह जो है इसकी सबसे छोटी इकाई, यानी सबसे बड़ी इकाई तो राज्य हो गई और सबसे छोटी जो है प्रशासन की इकाई वह ग्राम हो गई। तो यानी इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप जो है राज्य को कई संभागों में बांट करके, कई प्रांतों में बांट करके जो है शासन प्रशासन को राष्ट्रकूटों द्वारा चलाने का प्रयास किया जाता था। अब हम लोग इसके राजस्व की स्थिति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो चूंकि यह राष्ट्रकूट एक शक्तिशाली वंश था, हमेशा यह जो है युद्धरत रहते थे अपने साम्राज्य विस्तार के लिए। हमने देखा वेंगी के चालुक्य, पल्लव, चोल, ये सबसे मालवा के शासक, यहाँ तक कि इनका जो साम्राज्य विस्तार उत्तर तक रहता है। तो हमेशा इस साम्राज्य विस्तार में के लिए जो है ये हमेशा युद्धरत रहते थे। तो युद्ध में जो खर्च होता था बड़े पैमाने पर या शासन प्रशासन को चलाने के लिए जो है ये शासक राजस्व किस प्रकार से प्राप्त करते थे, तो आइए हम लोग उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर भी है जो कृषि यानी राजस्व का जो आधार रहता है कृषि ही रहता है। और कृषि के यानी कृषि के कर का जो दर रहता है वह 1/4 माना जाता है। यानी 1/4 कृषि की दर रहती है। यानी कृषि की उपज जो है वह उसका चौथा जो भाग है वह कर के रूप में राजा को दिया जाता था। इसके अलावा यानी कृषि के अलावा भी जो है व्यापार वाणिज्य पर जो कर लगाए जाते थे, जो चुंगी ली जाती थी, तो वह भी राजस्व का एक प्रधान आधार माना जाता है इस काल का। इसके अलावा यानी कृषि और वाणिज्य व्यापार के अलावा भी जो है इस काल में बड़े पैमाने पर जो लूट के माल होते थे, जो मीन्स आक्रमण के दौरान जो हारे हुए राजा से जो माल मिलता था, धन संपत्ति मिलती थी, या हारे हुए राजा जो हर्जाने के रूप में देते थे, वह सब भी है जो शासक को राजस्व के रूप में काम आता था। उससे शासन प्रशासन को चलाने का यानी इन लाभों से जो है शासन प्रशासन को राष्ट्रकूट के जो शासक है चलाने का प्रयास करते थे। तो ये थे दोस्तों राष्ट्रकूट वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे। जो ये चोल भी जो है दक्षिण भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से इन चोलों के बारे में ही जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।